Sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, very good morning. Good morning, sir. Ujjwal, good morning. Good morning, Ujjwal. sir. सुप्रभात सर। जी मयंक जी बताएं। कृपा है। हम्म? मैं कह रहा हूँ सर बस आपकी कृपा है। अच्छा हेलो सर। भी नहीं हो गया। हाँ चलो, हाँ हेलो बोलो। सर, बोलो बोलो। आपकी क्लास में थोड़ा एक्टिव रहते हैं हम। एक्टिव रहते हो, वेरी गुड। सर आपसे आप पढ़ाते तो एक दूसरे टीचर हैं जो हमको पिछले सेमेस्टर में पढ़ाते थे, चौरसिया सर थे एक। हम्म, सर वो भी एकदम घुल मिल के बातें करके पढ़ाते थे जैसे आप पढ़ाते हो। सर आपकी क्लास लेने में ही मजा आता है और किसी क्लास लेने में मजा नहीं आता। टाइम का पता नहीं चलता है सर। एक्चुअली मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं सोचता हूँ कि मैं आपके बीच में अगर रह के पढ़ाऊंगा तो आप लोग ज्यादा अच्छा उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए, और आप जैसे लैंग्वेज में यूज करता हूँ जैसे आप बोलते हैं। चलो तो फिर करें स्टार्ट। ओके, तो कल पिछली बार भाई कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने। सर व्हाट्सएप पे भेज दिया आपको। भेज दिया है मैंने, देखा नहीं, सॉरी मैंने व्हाट्सएप देखा ही नहीं। एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी कितने ग्रुप है मेरे पास? मेरे पास लगभग 7 ग्रुप्स के आसपास चल रहे हैं, तो फिर सभी के मैसेज मैं देख नहीं पाता। तो हम लोग अच्छा चलो, मैं जैसे हम बात कर ही रहे हैं तो एक छोटा सा पूछता हूँ आप लोगों से। जिसको पता है वो बताए, जिसको नहीं पता है वो सोचे कि क्या हुआ है, क्यों ये गलत आंसर आया। तो हम लोगों ने studied the how to make the frequency distribution. For that we use a tally bar. Suppose the observation is 10, 2, 5, वैल्यू है 10। ये कहाँ पे लाई करेगी, किस क्लास में लाई करेगी, बस ये आंसर पूछना है मुझे आपसे। कि दो मैंने क्लास बनाई है इन दोनों की। 20. बताएं। 10 to 20. 10 to 20, वेरी गुड, 10 to 20 और 20 20 to 30. 20 to 30। चलो बस ये मिस्टेक, क्योंकि मैंने जब मैं इवेल्युएट करता हूँ तो ये मिस्टेक जनरली कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हैं। चलो तो फिर हम लोग कर चुके थे, हम लोगों ने किया था मीन। तो मीन को हमने थ्री तरह से हमने इसको समझने की कोशिश कर दी। यस सर आपने अटेंडेंस ले लिया? क्या कह रहे हैं? मीन के लिए हमने पढ़ा था कि मीन सिंपल, अगर कोई पूछे मीन क्या है तो भाई मीन है रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ये डेफिनेशन होती है जनरली ये काम करती है रॉ डेटा पे। तो रॉ डेटा में हमने क्या कर सकते हैं भाई, सम करो। तो हमने सबको ऐड कर लिया। मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन हमारी इनकम की बात कर रहे हैं, वो x1 है, किसी की इनकम x2 है और xn हमने मान लो n पर्सन है, तो डिवाइड बाय n। और वी कैन राइट दिस समेशन इन द सिंबॉलिकल फॉर्म एज समेशन x डिवाइड बाय। अब जरूरी नहीं कि आपको रॉ डेटा ही दिया जाए, आपको डिस्क्रीट डेटा भी दे सकते हैं। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि जो हमारा वी डिवाइड दिस रॉ डेटा इनटू क्लासेस। तो क्लासेस बना ली कि भाई ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 0 मार्क्स हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 1 मार्क्स हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 2 मार्क्स हैं, एंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी बाय द टेली बार। तो उस केस में जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, x1 f1। यानी जो ऑब्जर्वेशन हमारी 10 टाइम्स रिपीट कर रही है उसको हम 10 बार ऐड ना करके हम सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जस्ट मल्टीप्लाई with the frequency and divide by the total number of observation यानी frequency। अब थर्ड था हमने कंटिन्यूअस पढ़ा। कंटिन्यूअस में क्या है, क्लास इंटरवल्स होते हैं। तो क्लास इंटरवल होते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला तो सेम ही है जो डिस्क्रीट का है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। तो जस्ट हम उसकी मिड वैल्यू और निकालेंगे। और मिड वैल्यू का मतलब क्या है, एक तरह से हम देखें तो मीन ही तो है। मान ली 0 है और 100 है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो जस्ट इट इज कॉल्ड अ मिड वैल्यू। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो इट इज द मिड वैल्यू एंड ट्रीट दिस मिड वैल्यू एज एन x। तो ये x हो गया, ये f हो गया, तो इट लाइक एज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन वी यूज द सेम फॉर्मूला व्हिच वी हैव यूज्ड इन द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये 3 केस हो गए। जनरली आपके, मैंने पहले ही बताया था, जनरली जो आपका एग्जाम में आता है वो कंटिन्यूअस वाला केस आता है। तो कंटिन्यूअस में आपको मिड वैल्यू और निकालना पड़ेगा।
वो भी कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का ओनली। तो चलिए ये तो हो गया आपका मीन। अब हम बात कर रहे थे हमने क्या इसका पढ़ लिया था, मेथड ऑफ हाउ टू डिसाइड दैट, हाँ कर लिया था, प्रॉपर्टी ऑफ गुड एवरेज। तो गुड एवरेज में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रॉपर्टी इसकी मीन मीडियन मोड की मेरिट और डीमेरिट लिखो। तो जब तक आपको टोटल ना पता हो कि हम किसके बेस पे इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये अच्छा मेजर है या बेकार मेजर है, तो आर ए फिशर ने दिया था कि इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो कोई भी आप मेथड बनाते हो, तो जो आप मेथड बनाते हो वो कैसा चाहते हो, कैसा होना चाहिए? कोई भी आप मान लो नई नई थ्योरी बना रहे हो, तो कैसा मेथड होना चाहिए वो बताओ। अंडरस्टैंड में कैसा होना चाहिए, लोगों को समझ आए या सिंपल नहीं? होना इजी चाहिए। हो। तो ये इसने लिख दिया, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। फिर इजी टू कैलकुलेट भी होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन टफ पड़ेगी तो भाई कौन यूज करेगा तुम्हारे मेथड को। थर्ड है, इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, कि वो क्लियर डिफाइन होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। बेस्ड, सभी ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा तो कुछ मेरिट्स हैं जो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएंगे अगर वो सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। जैसे मैंने बताया था कि सैंपल जो हम मान लो हमें किसी एरिया का एवरेज इनकम निकालनी थी, तो हमने पूरे सभी लोगों की स्टडी ना करके, सभी लोगों से ये ना पूछ के भाई आपकी इनकम कितनी है, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि हम एक सैंपल के बेस पे काम करेंगे। सैंपल के बेस के अपने हम एक ऑटो स्टैंड पे खड़े हो गए या मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो गए जाके, और वहां पे जो भी बंदा हमारे पास आता रहा हम उससे इनकम पूछते रहे। मान लो हमने 10 का सैंपल लिया, तो मैं मान लो मेट्रो पे खड़ा हो गया, आप ऑटो स्टैंड पे खड़े हो गए, कोई बस अड्डे पे खड़ा हो गया, कोई कॉलेज के बाहर खड़ा हो गया, उनके फैमिली के मेंबर्स के लिए पूछने के लिए भी आपकी एवरेज फैमिली इनकम कितनी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अलग अलग एरिया तो वही था, पर हम अलग अलग पॉइंट्स पे खड़े हैं, तो सैंपल हमारा अलग अलग आ रहा है। तो ये कह रहा है कि जो भी आप सैंपल आएगा उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो भी आंसर आएगा, मैंने निकाला कि उसकी एवरेज इनकम क्या है, 10,000 है। आपने निकाला जो बस अड्डे पे खड़े थे, तो ये एवरेज इनकम क्या है, वो 11,000 आ गई, किसी की 9,000 होगी। पर ऐसा नहीं हो कि तो बहुत डिजास्टर चेंज हो कि भाई 10 की जगह 50,000 आ जाए। तो कह रहा है कि अगर सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमारा मेथड बेस्ड रहता है, तो उसमें सैंपलिंग फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है, यानी आंसर लगभग सेम ही आता है। ठीक है। इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू कैलकुलेट ओपन एंड इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए मैंने पहले बताया था कि ओपन इंटरवल क्या होता है, एंड ओपन एंड इंटरवल कि कभी कभी हमारे पास कुछ क्लास फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसको, जैसे मैंने बताया कि मान लो हम इनकम की बात कर रहे हैं, 0 से मैंने 1,000 का बना लिया, और 1,000 से मैंने 10,000 2,000 बना दिया क्लासेस, और फिर ऐसे ही बनाते चले गए। तो फिर अब हमने देखा कि जो ये क्लासेस, इनिशियल क्लासेस, ऐसे ऐसे बहुत कम पर्सन मिले जिनकी इनकम 0 से 1,000 के बीच थी, और जिनकी इनकम 1,000 2,000 के बीच। तो हम इनको क्लब कर सकते हैं, और क्लब करके हम लिख देते हैं बिलो 10,000। तो बिलो 10,000 मतलब कि 10,000 से नीचे चाहे किसी की 5,000 हो, 2,000 हो, सब इसके अंदर चले गए, बिलो कर दिया। ऐसे अबव के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 1 लाख था तो काउंट करा, अब जो 1 लाख से ऊपर थे उनकी जो डेटा है उनका बहुत कम आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम आ रही है, तो हमने क्या किया, इसको लिख सकते हैं अबव 1 लाख। अब किसी की 1 लाख हो, 1 लाख से ऊर, यानी 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम अब सबको इस क्लास में डाल दिया। तो दिस इज द ओपन, क्योंकि यहाँ पे क्लास बाउंड नहीं हो रही कि 1 लाख से 1,10,000, यहाँ पे अबव कर दिया तो ऊपर तक जा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द ओपन एंड क्लासेस। तो कह रहा है कि ओपन एंड क्लासेस में भी हमारा जो मेथड है वो ओपन एंड क्लासेस में भी काम करना चाहिए, और it should not be affected by extreme small और extreme large observation। कह रहा है कि अगर डेटा में बाय द वे बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, मान लीजिए हम एक किसी फैक्ट्री में गए, वहां पे हम एवरेज वेजेस की बात कर रहे थे, भाई आपको कितना सैलरी मिल रहा है। तो वहां पे मोस्टली क्या थे, वर्कर्स थे, डेली वेजर वर्कर्स थे, एक मैनेजर था। तो डेली वेजर थे, उनकी तो पर डे 500 के आसपास थी, पर जो मैनेजर था उसकी जो इनकम थी वो 5,000 पर डे थी। तो एक, अगर मैं मान लीजिए एक की 5,000 थी, 500 थी एक पर्सन की, दूसरे की 400 थी, और तीसरे की हमारी चलिए 500 मान लेते हैं, और फोर जो मैनेजर था उसकी मान लेते हैं 5,000 थी। अगर मैं इसका मीन निकालूं तो मीन कैसे निकलेगा भाई बताएं। total by 4. बताइए टोटल कितना हो गया,
by 4. 6400. 6400 डिवाइड करो 4 से। 1600 800. 1600 1600. और कितनी है जो मोस्टली पर्सन है उनकी तो 5500 के आसपास है, पर इसकी वजह से एवरेज इनकम यहाँ की देखो कितना फ्लक्चुएट हो गई है। आनी तो इनके आसपास थी क्योंकि मोस्टली तो 500 और 400 ले रहे हैं, पर 1500 आ गई। तो एक वैल्यू से इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया, तो ये कह रहा है कि अगर कोई वैल्यू बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू हो, उससे जो आंसर है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। तो ये मीन की ड्रॉबैक है। मीन में अगर कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू आती है, इनको कभी कभी आउटलायर्स भी बोलते हैं, अगर आउटलायर्स आ जाते हैं तो मीन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो ये डीमेरिट है, मेन डीमेरिट है ये इसकी मीन की। तो इस केस में हम अगर एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास है तो इस केस में हम मीन ना निकाल के अदर मेथड निकालेंगे, या तो हम उसका मीडियन निकालेंगे या उसका मोड निकालेंगे, पर मीन नहीं निकालेंगे क्योंकि मीन जो है आंसर गलत देगा। ठीक है, तो ये कुछ डीमेरिट थी। अब हम मीन को इसको अकॉर्डिंगली हम मेरिट और डीमेरिट बनाएंगे। तो चलिए पहले बताइए, क्या ये आपको समझने में इजी है मीन? yes यस। कैलकुलेशन Easy. क्लियरली डिफाइन है? yes क्लियर डिफाइन मतलब सबको ऐड करो, डिवाइड कर दो भाई नंबर ऑब्जर्वेशन से। क्या सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है? यानी जो फॉर्मूला है उसमें x1 भी आ रहा है, x2 भी आ रहा है, x3 भी आ रहा है, xn भी आ रहा है, सारी ऑब्जर्वेशन उसमें हम ले रहे हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। और जिसके जो ऑल ऑब्जर्वेशन होगा उसमें ये वाली प्रॉपर्टी तो नेचुरली होगी होगी, अगर ऑब्जर्वेशन तो ये भी होगा, और भाई हाँ ये तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी होगी, तो यानी ये अफेक्टेड भी कम होगा। अगर हमारे डेटा बदल जाए तो इसका आंसर लगभग सेम होगा। ओपन एंड में क्या निकाल सकते हैं इसको? चलो Yes. भाई ओपन एंड देख लो, निकाल सकते हैं नहीं? यस नो? चलो अभी आपको पता नहीं हो, मैं बता देता no हूँ। बिलो 10 ले लेते हैं मान लो, फिर 10 से लेके 20 ले लेते हैं, और 20 से अबव कर देते हैं, अबव 20। तो हमें ये कौन सा डेटा है? डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, रॉ है? बताइए। continuous कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में हम क्या किस मेथड से मीन निकालते हैं? central point into सेंटर। तो निकालो पहले वाले का सेंट्रल पॉइंट, बिलो 10। 5 5 क्यों? because it cannot be negative। अच्छा चलो ठीक है, गुड। अगला 10 to 20 का 50 और above 20 का नहीं निकल अबव सकता, 20 का नहीं निकल सकता। नहीं निकल सकता, यानी ये ओपन एंड काम में, ओपन अगर ओपन एंड इंटरवल है तो ये काम नहीं करेगा नहीं। ठीक है, तो ये किस में चली गई? मेरिट डीमेरिट? demerit डीमेरिट। तो ये और ये वाली आपकी इसमें डीमेरिट में चली गई। ठीक है, तो इस तरह से हम मेरिट और डीमेरिट हर जो मीन, अगर आपने समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, तो आप किसी की भी डीमेरिट और मेरिट लिख सकते हैं अपने आप। चलो, तो हमारा पहला मेथड हो गया मीन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, एंड ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इट इज हाईली स्क्यूड, अभी आपको नहीं पता है तो इसको हम ड्रॉप आउट कर सकते हो, इसको बस दो मेरिट और डीमेरिट बता दो। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी अरिथमेटिक मीन की। प्रॉपर्टी भी आपके लिए कभी नहीं पूछी गई, पर जस्ट आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर हम हर वैल्यू से मीन लेस कर दें, मेरे पास वैल्यू है, डेटा है, अगर मैं हर वैल्यू से मीन लेस कर दूं और उनको फिर ऐड करूं तो वो 0 होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए 10, 20, 30 है, तो इसका मीन कितना होगा भाई बताओ? 20 20। तो हर वैल्यूज में 20 लेस करो भाई। 10 माइनस 20 तो माइनस के 10, 20 माइनस 20 यानी 0, 30 माइनस 20 यानी 10। अब इनका ऐड करो, -10, 0, 10 कितना आ गया? 0। यानी अगर हर वैल्यू से मीन लेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाएगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो इसको अंदर ले जाके भी हम कर सकते हैं। तो डेरिवेशन कराऊं या सिंपल बस समझ में आ रहा है? चलो ऐसे रख लो, क्योंकि ड्राइव में कुछ, यानी ड्राइव मैथमेटिकली चलेगा ड्राइव, तो आप डेटा समझ लीजिए, ऐसा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। देखो ये लैंग्वेज भी समझनी पड़ेगी कि कहना क्या चाह रहा है। सम किसका? ऑफ स्क्वायर्स, कि जो सम करो आप किसका करो? स्क्वायर्स का। ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब डिफरेंस, टेकन फ्रॉम मीन। कि कह रहा है कि आप हर वैल्यू से, मीन को हम जनरली एक्स बार से डिनोट करते हैं, हर वैल्यू से डेविएशन लो, वेरिएबल डिफरेंस लो, और उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर कर दिया, और उसका फिर सम करो। अब दोबारा देखो लैंग्वेज क्या कर रहा है। सम, सम ऑफ किसका सम? स्क्वायर्स का, स्क्वायर्स का सम, स्क्वायर
किसके स्क्वायर का? डेविएशन का। डेविएशन मतलब डिफरेंस का। और किससे डिफरेंस लेना है? फ्रॉम मीन। मीन से डिफरेंस लो। तो कह रहा है इज लीस्ट इन कंपैरिजन टू द सेम टेकन फ्रॉम एनी अदर एवरेज। जो ये क्वांटिटी आई हमारी ये वाली, ये मिनिमम होगी। अगर आप x की जगह कुछ भी अगर यूज कर ले, कुछ भी जो आपका मन करे, कोई भी नंबर ले लें, पर ये जो मीन लेंगे वो सबसे कम आएगा। इनका ये जो वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट करोगे सबसे कम आएगी। इसको मैंने एग्जाम्पल समझाया है। तो भाई हमने क्या किया, इसका डिफरेंस तो ले लिया, इसका स्क्वायर और कर दिया। जैसे ये कह रहा है कि इनका डिफरेंस निकालो फिर इसका स्क्वायर करो, तो 100 आया। इसका स्क्वायर करा 0, इसका करा तो 200, तो कुल मिला के सम कितना है? 200 आया। अब आप यहाँ पे मीन की जगह कोई भी नंबर ले लो, बोलो कौन सा नंबर लूं? बोलो। 0। चलो 0 ले लिया, तो डिफरेंस कितना आया? 10। फिर 0 माइनस 0 कितना आया? 0। और आया कितना था? नहीं सॉरी, यहाँ 20 था। 20 माइनस 0 20 है ना, और यहाँ 30 था। 30 माइनस 0 30। अब इनका स्क्वायर करो, कितना आया? 100। 1500। और फिर 900 कितना? 1400। और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना आया भाई? 200 ही आया। और ये देखो कितना डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये भी समझने के लिए तुम्हारे, कोई एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा ऐसे कि ये बताओ, ये तो बस जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं आगे बता दिया, तो एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। तो आप अब इसकी तैयारी कैसे करोगे? आपके पास सॉफ्ट कॉपी तो है, अब सॉफ्ट कॉपी का क्या करोगे? क्या सॉफ्ट कॉपी में तो आप निशान मिल लगाओगे, कैसे करोगे फिर? बताओ। बोलो। आप तैयारी करोगे कैसे करोगे? सॉफ्ट कॉपी से पढ़ के करोगे? हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कब निकलवाओगे? निकाल रखे सब। निकाल रखी है, तो बहुत बढ़िया। तो अब तुम्हें हार्ड कॉपी में क्या करना है? तुमने 1 साइड कराया या 2 साइड कराया? 2 साइड। बोथ साइड करा दिया। चलो, तो उसके पीछे कुछ पेज वाइट लगा दो, ठीक है? तो जिसमें जैसे कोई मान लो, देखो अब ये क्या होता है, देखो मैं भी पढ़ा हूँ, आप लोगों की तरह ही पढ़ा हूँ मैं भी। तो पर हमने थोड़ा सा मैनेज करके चले अब चीजों को, कि अगर अब मान लो नोट्स तो तुम्हारे ये हैं, अब तुम्हें एक्स्ट्रा करना है। एक्स्ट्रा तुमने किसी और कॉपी में कर लिया। जब तुम तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे एग्जाम की, तो एक्स्ट्रा वाले ना तुम्हें मिलेंगे नहीं, तुमने कहाँ करे। तो या तो इसकी एक रजिस्टर बनाओ अलग से, या जो तुम्हारी इसकी तुमने फोटोकॉपी कराई है, अगर जिसने नहीं कराई 1 साइड करा ले। 1 साइड में हमारे पास एक पेपर मिल गया प्लेन पीछे वाला, तो जो भी हम एक्स्ट्रा करेंगे उसमें करते चले जाएंगे। मान लो न्यूमेरिकल मैं करने के लिए देता हूं, तो आप उसमें ही कर लो, तो आपके पास एक ही जगह सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है? या हम आगे फ्यूचर में हम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, तो वो सब आपके पास एक ही जगह होगा, तो आपको बार बार इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही नोट से आपका काम चल जाएगा। फिर आप क्या करो, उसी में ही अगर आप फ्यूचर में फोटोकॉपी कराओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर करानी है तो अभी करा लो। जो चीजें मैं बताता हूँ कि भाई ये नहीं, ये आपके हिसाब एग्जाम समझने के लिए हिसाब थी, तो वहां लिख दो कि फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉट फॉर एग्जाम, तो आपको एग्जाम में से देखने की जरूरत नहीं है, बिना से देखे चले जाओगे, ठीक है? तो आपका क्या होगा कि शॉर्ट हो जाएंगे, जो आपकी नोट्स हैं शॉर्ट हो जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा है वो भी इसमें इंक्लूड होता चला जाएगा। तो आप ये एक्सरसाइज भी कर लो, है ना? चलिए, अब अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिनल स्केल। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आगे काम आएगी आपकी, कोवेरिएंस में पढ़ेंगे हम, कोरिलेशन, कि अगर हम किसी वैल्यू से मीन में कोई डेटा हमारा था, डेटा मान लीजिए सेम मान लेते सिंपल सा 10 20 और 30, अगर इसमें से कुछ लेस कर दें या कुछ ऐड कर दें तो मीन चेंज हो जाएगा हमारा। ओरिजिन का मतलब होता है या तो कुछ प्लस करें या माइनस करें, और स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, ठीक है? ओरिजिन का मतलब क्या है? ऐड और सब्ट्रैक्ट, और स्केल का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड। आप नोट्स लेके बैठ जाया करो, तो उसमें आपको जैसे मैंने बताया ओरिजिन का मतलब क्या है, तो वहीं पे आपने लिख लिया ऐड और सब्ट्रैक्ट, और स्केल का मतलब है मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई, चलो अब इसका बताओ, इसका मीन कितना आया था इसका? 20। तो 20 था, अब मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो 10 से डिवाइड करने पे मेरा क्या हुआ? 1 आ गया, यहाँ पे 2 और 3, अब मीन कितना हो गया? 2। तो क्या हुआ कि मीन मेरा उतना ही डिवाइड हो गया जितना मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था। तो अगर आपको डेटा दे दिया ऐसा
कि भाई इस डेटा का मीन 20 है और मैंने इस डेटा को 10 से डिवाइड कर दिया, तो नया मीन कितना होगा? तो आप बता सकते हो कि मीन भी मेरा उतना ही डिवाइड हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करता हूं 10 से इसमें, तो कितना हो जाएगा? 100, 200, 300, तो मीन कितना हो जाएगा? 200। तो मेरा मीन भी उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा मीन भी उसी हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। अगर मुझे ओरिजिनल चाहिए तो मुझे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे मैंने डिवाइड किया था मीन को। तो मुझे ओरिजिनल चाहिए था तो मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब मेरे को ओरिजिनल मिलेगा। ठीक है, ये एक शॉर्टकट मेथड भी होता है मीन निकालने का, पर मैंने बताया कि उसमें स्टूडेंट और ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड नहीं करेंगे। हम सिंपल मेथड से, जो हमारा पहला मेथड था कि भाई सबको ऐड करो डिवाइड करो, उसी से करना है। चलो, तो अब आता है अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें कुछ तो हमारा मीन बदलेगा नहीं बदलेगा? जैसे आपने बताया था कि जीरो, अगर हम हर में से जीरो घटा दें तो कितना आया था मीन हमारा? मीन हमारा आया था, अगर हम जीरो लेस कर रहे थे तो मीन हमारा आया था, ये आया था हमारा 10। तो जीरो लेस करने का तो कोई मतलब ही नहीं बना यार, तो हम कर देते हैं इसमें से 30 लेस कर देते हैं। चलो, तो माइनस का 10, 20 ना, ये 30 लेस करेंगे तो माइनस का 10 और जीरो, तो मीन कितना आ गया मेरा? माइनस के 30, माइनस 30 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया? माइनस के कितना है भैया? माइनस के हमारे 10 आ गया मीन। तो ये बदल गया मीन। देखो, अगर हमने कुछ सब्ट्रैक्ट करा हर वैल्यू से तो मीन बदल गया। और ओरिजिनल मीन चाहिए तो जो सब्ट्रैक्ट करा वो ऐड कर दो इसमें। तो माइनस का 10, क्या सब्ट्रैक्ट करा था? 30, तो 30 ऐड कर दिया, तो आ गया आंसर वही, कितना? 20। तो ये जो है मीन हमारा, कभी कभी क्योंकि डेटा बहुत बड़ा होता है तो हम ये यूज कर लेते हैं, पर आपको नहीं करना, क्योंकि आप करोगे तो फिर गलती होने के चांस रहेंगे, एक स्टेप और बढ़ जाए गलती होने का। तो कम से कम में हमें अच्छे अच्छे मार्क लाने। चलो नेक्स्ट। तो मीन तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया मीन आपको? तो मीन का क्वेश्चन तो हो जाएगा ना 2 मार्क्स का। अब हम लेते हैं नेक्स्ट मेथड है मीडियन। अच्छा, कंबाइंड मीन, चलो कंबाइंड मीन पढ़ लेते सर ये हैं। नोट्स की पीडीएफ मिल सकती है? नोट्स की पीडीएफ हाँ भेज दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन के ऊपर एक बार ही क्वेश्चन आया हुआ आपका एग्जाम में, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके इस तरह के। कंबाइंड मीन क्या है? अब ये हुआ, अब देखो आप बीसीए के तो बहुत सारे सेंटर हैं कि दिल्ली में, कौन कौन से हैं? मेरिट और एमएसआईटी, और तो ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं। एसपीडी में जानता हूँ, एसपीडी भी है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पे कोर्स चलता है। तो वहां पे एवरेज मार्क्स देखिए भाई, ये जो हमारा मेरिट था उस पे एवरेज मार्क्स हमारे आए बच्चों के, x1 मान लिया, उसके आए 50 में से, चलो 35 कर देते हैं, अपने सेंटर को तो बढ़िया बना लें। दूसरा सेंटर था, उसके मार्क्स मान लो 25 आए एवरेज मार्क्स। थर्ड सेंटर था, उसके मार्क्स मान लेते हैं 20 आए। फोर्थ सेंटर था, उसके मार्क्स मान लेते हैं 20 आए। तो कह रहा है कि क्या मैं पूरी दिल्ली के एवरेज मार्क्स निकाल सकता हूं? अगर मेरे पास छोटे छोटे ग्रुप के एवरेज हैं तो क्या मैं कंबाइंड में निकाल सकता हूं पूरे दिल्ली का एवरेज मार्क्स कितने होंगे बच्चों के? तो आंसर है यस, निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन से निकाल सकते हैं। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है भाई, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है कि n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 n2। n1 क्या है? पहले ग्रुप का सैंपल, मतलब साइज कितने स्टूडेंट थे उसमें, उसका मीन। सेकंड वाले सेंटर का कितने स्टूडेंट थे, उसका मीन। ठीक है, तो ऐसे अगर 5 होंगे तो n3 x3 बार, n4 x4 बार, ऐसे कर सकते हैं जहां तक भी जाना हो। जैसे k है तो k तक कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ? फार्मूला बहुत सिंपल है। मान लो पहले वाले में मैं दो ग्रुप का ले रहा हूँ, पहले वाले के मार्क्स ये थे बच्चों के, ये मेरे मार्क्स थे बच्चों के 5 तक ले लेते हैं, और दूसरे जो सेंटर था उसके मार्क्स ये थे बच्चों के। तो मुझे मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालूंगा मैं? मीन तो भाई सबको ऐड करके तो निकालूंगा। तो सबको ऐड कर दो भाई, इसे भी इसे भी इसे भी, सबको ऐड कर रहा हूँ। इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय कितने से करना पड़ेगा? 5 इसमें है, 5 इसमें है, कितने से डिवाइड करूँ? 10। तो 5 + 5 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फार्मूला उसी उसमें डालना है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं बता सकता है कोई? समेशन की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ? समेशन xi लिख सकता हूँ। यस सर, और इस वाले को क्या लिख सकता हूँ? समेशन yi। समेशन yi, और डिवाइड बाय n1 n। थैंक यू सर। ठीक है,
अब मीन अगर मैं खाली इसका मीन निकालू तो क्या होगा, इसका मीन ओके सर। x1 बार, इन सबको ऐड कर लूं, समेशन xi डिवाइड बाई 5। तो अगर इसकी वैल्यू निकालें हम तो क्या आ जाएगी, n इंटू एक्स बार, तो वो यहाँ पे लिखिए देखो इसने n1 इंटू x1 बार, n2 इंटू x बार। तो ये बहुत, ये बच्चे जो 6 क्लास के बच्चे होते हैं ना, उस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको ये फार्मूला अगर पता है तो कोई एक वैल्यू नहीं देगा, वो आपसे पूछ लेगा, कभी n1 नहीं देगा, कभी x1 बार नहीं देगा, कभी कंबाइंड वाला नहीं दे देगा, तो इनमें से कोई एक वैल्यू मिस कर देगा, वो आपको फाइंड आउट करनी। चलो उसको सीखते हैं कैसे। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी n1 मिस कर देगा, कभी n2 मिस कर देगा, कभी x बार मिस कर देगा। तो कोई भी आपका मतलब अगर फार्मूला आपको याद है तो आप उसका क्वेश्चन 6 की तरह से 6 या 5 में भी कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन जहां भी होगी, लीनियर इक्वेशन कहाँ पे है, कौन सी क्लास में थी लीनियर इक्वेशन, 10th में थी या 9th में थी, 8th में थी? सर I am underwater. Please help me. sir, we are the class. Look, our last year. Mean marks of 60 student in section A is 40। क्या दिया हुआ है बताएं, ये क्या है, और ये n1 कितना 60, और ये क्या है x1 बार कितना 40। यस, मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट एंड 40 एंड कितने मार्क्स, मेन मार्क्स 45। फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ 100 स्टूडेंट। कंबाइंड निकालना है, बस फार्मूले में चारों चीजें पता है, फार्मूले में रखना, आंसर आ गया। ऐसे ही द मीन मार्क्स, मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री रनिंग इनटू 2 शिफ्ट। टोटल तो 100 मार्क्स वो है, वर्कर है, 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। किसी में क्या कह रहा है 60 एंड 40। एक में जो शिफ्ट है हमारी मॉर्निंग की शिफ्ट है, उसमें 60 वर्कर हैं, जो इवनिंग की है उसमें 40 इज इतना 38। तो टोटल दोनों का मिला के 38 है। तो ये क्या है, x1 बार है, x2 बार है, या x1 x2 बार है, x1 x2 बार है। x1 x2 बार है 38। यस सर। ठीक हो गया। द मीन वेज ऑफ 60 वर्कर्स इन द मॉर्निंग शिफ्ट वाज इतना। तो भाई n1 ले लिया हमने 60 और x1 बार कितना कह दिया इसने, वो कह दिया हमारा वो है 40। फाइंड द मीन वेज ऑफ 40 वर्कर्स। तो क्या निकालना है इस बार, x2 निकालना है। तो इस वाले में बस वैल्यू तो पुट करनी है, वैल्यू पुट करो। इस बार ये अननोन कर दिया, ये दे दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अच्छा कर लोगे ना आराम से, इजी है। यस सर। चलो तो ये भी इसके मतलब अगर मैं परसेंटेज का हूँ कि कितनी बार आया हुआ है, तो मुश्किल से मैं इसको दूंगा 5%। एग्जाम में इसके आने के चांस है 5%, बस इससे ज्यादा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% एग्जाम में आएंगे, 100%। तो उन्हें तो बस समझ लो, लड्डू समझ के खा जाना। चल कौन सा क्वेश्चन सर? अभी बताऊंगा धीरे धीरे। जैसे मैंने बताया मीन का 2 मार्क्स का बनता है क्वेश्चन, बस इससे ज्यादा नहीं। यस सर। मीन मीडियन मोड 2 मार्क्स का आएगा, ओके सर। जिसमें हमने 3 क्लास लगा दी अभी तक। ये मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। ओके सर। अब मैं चलता हूँ सीधा मीडियम से। सर कितने मार्क्स का पेपर होता है वैसे? मार्क्स का होता है आपका 50 मार्क्स का पेपर करना होता है एग्जाम में, और आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन आपके आते हैं 5 मार्क्स के, तो कितना हो गया 30, और 6 उधर हो गए, 4 आते हैं 10 मार्क्स के, तो उधर हो गया 40, यानी 70 मार्क्स का आता है। 70 में से तुम्हें कितना करना है, 50 मार्क्स का करना है। चलो तो क्या था भाई, अब आया मीडियन। तो मीडियन क्या है, मीडियन को अगर हम डिफाइन करें तो मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड्स द होल डिस्ट्रीब्यूशन या होल डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन वो वैल्यू है जो पूरे डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, एक ग्रुप इधर बना दे, एक ग्रुप इधर बना दे। जितनी वैल्यू पहले ग्रुप में हो उतनी ही वैल्यू लगभग दूसरे ग्रुप में, लगभग, है ना। तो इसके लिए हमें मीडियन को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे, और जो भी मिडिल वैल्यू बनेगी वो मीडियन होगी। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास जो डेटा है वो 0 है, 10 है, 20 है, 25 है
और 5। तो सबसे पहले डेटा को करो अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में, 0, उसके बाद 5, उसके बाद 10, उसके बाद 20 और इसके बाद 25। और जो इसमें मिडिल वैल्यू हो वो हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। तो मिडिल वैल्यू कौन सी है इसमें, 10। 10। तो ये हो गया मेरा मीडियन। तो अगर मैं बात करूं इजीनेस की, तो ये तो मीडियन से भी इजी है, मीन से भी इजी है। मीन में तो हम प्लस भी करना होता था, फिर डिवाइड भी करना होता था। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, खाली अरेंज करना है, डेटा को अरेंज करो और मिड वैल्यू उठा लो। पर पिक्चर अभी इतनी क्या है, इतनी आसान भी नहीं है। अब बताओ मिडिल वैल्यू क्या हो, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। बताओ मिडिल वैल्यू क्या हो गया। 5 और 10 दोनों का बाई 2 कर देंगे। हाँ, इन दोनों के बीच में होगी मिड वैल्यू, तो क्या करें, इन दोनों का मीन निकाल दो। तो इन दोनों का मीन निकालेंगे तो कितना होगा, 7.5। 7.5। तो मीडियन कितना आ गया, 7.5। 7.5। तो इसी के बेस पे इन्होंने दो फार्मूले बना दिए। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हो, ओड मतलब जो 2 से ना कटता, और जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, इवन हो, यानी 2 से कटता। तो फार्मूला बन गया ये और ये। ऐसा तो आप ओरली निकाल दोगे, पर ऐसे कोई मार्क्स थोड़ी दे देगा तुम्हें, सीधा कह दिया भाई इसका मीन तो ये है, ये है। तो आप फॉर्मूले की हेल्प से करोगे। तो मीडियन को हम जनरली MD से इंडिकेट करा है, एक्स बार मीन को हम एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। तो n+1 बाई ऑब्जर्वेशन। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 5 थी। तो 5 + 1 यानी 6, 6 डिवाइड बाई 2 यानी थर्ड वैल्यू हमारी कितनी आई थी, तो 10 आ गई। अगर ओड है, अगर इवन है तो पहले सेकंड वैल्यू लो, फिर थर्ड वैल्यू लो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये तो हुआ, मैंने कहा कि हर कोर्स हम तीनों डेटा के लिए पढ़ेंगे। पहले हमने लिया रॉ डेटा, फिर लेंगे हम डिस्क्रीट डेटा, और फिर लेंगे कॉन्टिन्यूस डेटा। तो अभी हमारा रॉ डेटा समझ में आ गया कि भाई डेटा को अरेंज करो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और भाई मिडिल वैल्यू ले लो। अगर डेटा डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का मतलब ऐसे है, 0 1 2 3 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 5 6। तो मीन कितना होगा, मीडियन कितना होगा। ठीक है, इसको बताऊंगा बिल्कुल सिंपल, जैसे मीडियन का हमने मीन का लिया था, ऐसे ये भी सिंपल है। तो इसके लिए क्या करा इसने कि भाई क्या कहा कि आप क्या करो भाई, ये निकाल लो n/2th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी आप पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी इसके लिए, तब जाके आप मीडियन निकाल पाओ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पढ़ चुके। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाओ भाई। तो बताओ इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बोलो सर। 2 2 नेक्स्ट 7 13 16। अब क्या रहा है, इनका टोटल भी कर लो, फ्रीक्वेंसी का तो 16 आ गया। ये भाई n/2 है, तो ऑब्जर्वेशन ढूंढो कहाँ है, क्यूमुलेटिव में। 2 तो n/2 मतलब n का मतलब 16, 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 8 ऑब्जर्वेशन। 8 ढूंढो कहाँ रहा है, तो 8 तो कहीं मिल नहीं रहा इसमें, क्यूमुलेटिव में मिल रहा है 2 है, 7 है, 13। अगर बाय द वे 8 नहीं मिलता तो उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू ले लो। तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, 13, और उसके सामने जो वैल्यू है वेरिएबल की वो मीडियन होगी। तो इसका मीडियन कितना होगा, 2। तो यानी कुल मिला के क्या हुआ कि डिस्क्रीट में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद जो हमारी वैल्यू अगर सेम मिल गई, अगर 8 मिल जाता तो उसके सामने वैल्यू हो गई थी, अगर 8 नहीं मिलता तो उसके सामने वाली वैल्यू हमें मीडियन देगी। अब इसको अगर हम सिंपल तरीके से समझे तो क्या मतलब, चलो सिंपल फार्मूला क्या था भाई, सिंपल जो बेसिक डेफिनेशन क्या है मीडियन की, सेंट्रल मोस्ट वैल्यू सैंपल वो वैल्यू। तो पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा को अरेंज। अरेंज करो। तो 0 कितनी बार आया हुआ, 2 बार, तो 0 0 2 बार लिख लेता हूँ। फिर 1 कितनी बार आया हुआ, 5 बार। 5 1 1 1 1 1। 2 कितनी बार आया हुआ, 6 तो 2 2 2 2 2 2। फिर 3 टाइम्स। अब इसकी मिडिल वेस्ट वैल्यू बताना क्या होगी, कितना, 8 वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो गया, नहीं 8 और 9 के बीच में होगा, तो इनका मीन कितना होगा, 2। तो आंसर सेम आ गया। ठीक है, तुम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर भी सकते हैं। डिस्क्रीट के लिए पर एग्जाम में कभी नहीं आता है, आता है तो कॉन्टिन्यूस के लिए आता है।
ठीक है, तो इसके चांस बहुत कम है और आना तो चाहिए, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते एग्जाम में, रिस्क नहीं ले सकते कि भाई कंटिन्यूस आता है तो कंटिन्यूस की तैयारी करके चले जाएं, पढ़ना तो सारा पड़ेगा, अदरवाइज एक क्वेश्चन गायब हो जाएगा हमारा उससे। हमें तो 100 लाने, 50 आउट ऑफ 50 टारगेट ये रखना पड़ेगा, तब जाके आएंगे हमारे 50 आउट ऑफ 50 आते हैं। मैंने बहुत स्टूडेंट के 50 आउट ऑफ 50 भी दी। चलो, तो डिस्क्रीट आ गया। अब कॉन्टिन्यूस, जो इसमें कॉन्टिन्यूस है बस उसका फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इसीलिए कॉन्टिन्यूस का आता है, क्योंकि ये फॉर्मूले के बेस पे निकलता है। फॉर्मूला इतना बड़ा है, देखो। अब क्या है कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? है मीन। एक तो एग्जाम में क्या होता है, फॉर्मूले में गलती, अगर देखो फॉर्मूले में गलती होगी तो टीचर मार्क्स कहाँ से दे देगा भाई, आंसर तुम्हारा मैच नहीं करने का। मैं तो जनरली प्रोसेसिंग पे भी मार्क्स देता हूँ, आप फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में आपने गलती कर दी, कैलकुलेशन में गलती कर दी, तब भी मैं मार्क्स देता हूँ। पर सब टीचर ऐसे नहीं करते, वो तो आंसर देखे मैच कर गए तो पूरे नंबर, नहीं तो 0 नंबर। तो आपको फॉर्मूला भी अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। तो क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच। अब n से तो आप वाकिफ हैं, n क्या था? टोटल फ्रीक्वेंसी। 2 भी आप समझ में आ रहा है। अब ये L क्या है, F क्या है, H क्या है, C क्या है, इनका यहाँ बता दिया। ये है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो क्योंकि कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हो तो क्लासेस बनेंगी वहां, तो जैसे ये क्लास बन गई हमारी, तो ये लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, तो इसका मतलब ये 20 होगा। तो पहले तो मीडियन क्लास क्या है, पहले तो ये ढूंढनी पड़ेगी मीडियन क्लास क्या है, उसके बाद सारी कहानी शुरू होगी। पहले मैं समझा देता हूँ। पहले ये टोटल फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी क्यूमुलेटिव यहाँ भी निकालनी पड़ेगी, ऑफ प्री मॉडल क्लास। अगर मॉडल क्लास ये है तो इससे पहले वाले की जो क्यूमुलेटिव होगी वो आएगी सी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और विथ ऑफ द मीडियन क्लास। तो सारी कहानी मीडियन क्लास पे अटकी हुई है, तो मीडियन क्लास ढूंढनी पहले कैसे होगी। तो मीडियन क्लास का तरीका वही है जो अभी हम डिस्क्रीट के लिए करके आए, मतलब आप n/2 देखेंगे ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई कर रही है क्यूमुलेटिव में, मतलब आपने इंटरवल बनाए 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, सपोज 30 से लेके 40। अब क्या हुआ, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी देख ली भाई, 2, 3, 5 और क्यूमुलेटिव बनाई, क्योंकि मीडियन में ये ध्यान रखना है जहां भी डेफिनेशन वही लिख दो, क्यूमुलेटिव बनाना है, क्यूमुलेटिव बनेगा इसमें। तो 2, 5, 10 और 12, और n/2 की वैल्यू कितनी हो गई? 12 ऑब्जर्वेशन थी 6, तो 6 वाली तो है नहीं इसमें, तो ये जो है यानी ये, तो ये उससे अगले वाली बनी, ये मेरी मीडियन क्लास हो गई। अगर मीडियन क्लास ही गलत कर लिया आपने, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 12 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 मतलब 6 ऑब्जर्वेशन। 6 ढूंढो कहाँ है इसके अंदर, तो 2 है, 5 है, 6 तो है ही नहीं, तो नहीं है तो भाई उससे अगले वाला ले लो, तो ये रहेगी। अब ये मीडियन क्लास हो गई। तो L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। चलो भाई, तो L मिल गया। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो ये फ्रीक्वेंसी थी, तो ये आ गया मेरा F। T क्या है? क्यूमुलेटिव में उससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये C। H क्या है? विथ ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये विथ कितनी है इसकी, कितनी विथ है भाई? 10। तो ये मेरा हो गया H। तो सब चीजें आपको पता चल गई, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ भी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट कैलकुलेशन। क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एक मिनट में पहले वो कर दूं, फिर करता हूं क्या मिस्टेक है। चलो, तो यहाँ पे आप बताओ मुझे क्या क्या चीजें हैं। एल कितना है मेरा? 20। 20 एफ कितना है? 5। एच कितना है? एफ कितना है? एफ तो आ चुका। सी, तो मैं यहाँ वैल्यू रखूं फार्मूले में, तो ये हो गया 20, ये हो गया n/2 की वैल्यू हो गई मेरी, n कितना था? 12, 12/2 यानी 6। सी कितना है? 5, और ये कितना है? 10, और ये हो गया, नहीं h तो 10 था, फ्रीक्वेंसी थी 5। तो यहाँ पे आपको कोई भी एल्शियम पैल्शियम नहीं लेना। 20 हम सबसे बाद में ऐड करेंगे, इसे अलग सोल्व करेंगे और फिर 20 बाद में ऐड करेंगे। तो जो आंसर हमारा आएगा, मीडियन जो आएगा, वो हमेशा इस इंटरवल में लाई करेगा, 20 और 30 के बीच में आएगा आंसर। 20 से तो ज्यादा होगा और 30 से कम। ये आप चेक कर सकते हैं एग्जाम में, मतलब कि अगर आपका आंसर 35 आ गया तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक, तो 20-30 के बीच में आंसर आएगा।
सर 25 सर 25 होगा सर। 12 20 30 बीच में। तो इस तरह से आप मीडियन निकाल सकते हैं व्हेन द डेटा इन द कॉन्टिन्यूअस। तो उसके लिए आपको फार्मूला यूज करना है। सेम तरह का फार्मूला हमारा मोड के लिए। चलो तो अब हम बात करते हैं इसकी मेरिट और डिमेरिट। चलो कराओ फटाफट, क्या आसान है समझने के लिए? तो क्या डाल दूं, मेरिट डिमेरिट? मेरिट। कैलकुलेशन के लिए इजी। इजी। चलो नेक्स्ट, क्या सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है? यस। नो सेंट्रल मोस्ट। तो सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। फार्मूला देखो, फार्मूला सारी ऑब्जर्वेशन नहीं यूज हो रही, बस सेंटर वाली वैल्यू यूज हो रही है ना? या इस फार्मूले की बात करूं मैं, इस फार्मूले में क्या सारी वैल्यू यूज हो रही ना? केवल वो मीडियन क्लास जो है ना, बस यही यूज हो रही, बाकी कुछ नहीं हो रहा। ऊपर नीचे क्या हो इसे कोई मतलब नहीं है। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो नहीं है तो भाई फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी, वो डिमेरिट में चला गया। ओपन एंड में क्या निकाल सकते हैं इसको, देख लेते हैं। ओपन एंड में निकाल सकते हैं बिलो 10, 10 से 20, 20 से 30, अबाउट 30। तो जनरली मिडिल क्लास सेंटर में आती जनरली, तो इससे तो कोई मतलब नहीं, इसका यूज ही नहीं हो रहा ना, इसका यूज हो रहा, तो यानी ओपन एंड में निकाल सकते हैं। सर वैसे डिपेंडेबल नहीं रहेगा? क्या डिपेंडेबल नहीं रहेगा n/2 पे? नहीं, n/2 तो डिपेंड होगा, पर इस क्लास का यूज नहीं हो रहा। मान लो मेरी मीडियन क्लास ये आ गई, मेरी मीडियन क्लास, यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 थी, ये सी मेरा मान लो 5 था सपोज, तो इसका तो यूज ही नहीं हुआ बिलो 10 का। तो अगर यहाँ बिलो 10 लिखा तो मेरा कोई मतलब ही नहीं, मुझे मिड वैल्यू निकालनी नहीं, तो मिड वैल्यू में परेशान करेगा मुझे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी ओपन एंड में भी हम उसको निकाल सकते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू में क्या होगा भाई, एक्सट्रीम वैल्यू का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा इस पे? बताओ। नो चेंज। नो चेंज, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ लाई करेगी, या तो शुरू में होगी या लास्ट में होगी, या शुरू में हो लास्ट में हो, तो भैया ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है। मीडियन तो ये कहता है मैं तो भाई मिडिल में बैठा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मान लो मैं यहाँ 0 लिख दूं, यहाँ मैं 100 लिखूं, यहाँ मैं 200 लिखूं, यहाँ मैं 300 लिखूं, और यहाँ मैं लिख दूं 5000, तो भैया मीडियन तो 200 है। यहाँ 5000 लिखो या 50,000 लिखो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसे तो मिडिल पे काम करना है। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरिट डिमेरिट हो गई, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, तो आप इसे कर लें क्वेश्चन को। चलो ये आप छोड़ सकते हैं। वैसे अब समझ में आ गया अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, जो सब ऑब्जर्वेशन के बेस नहीं होगा तो उसमें फर्क पड़ेगा। मोड क्या है? मोड भी बहुत सबसे इजी, इसमें तीनों मेथड में मोड है। मोड क्या कहता है? मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो मोड। सबसे ज्यादा बार रिपीट मतलब कि मेरा डेटा है, मान लो यही है, 0 है 0, किसी के मार्क्स 5 है, किसी के 2 है, किसी के 7 है, किसी के 5 है, किसी के 10 में से किसी के 9 है, किसी के 5 है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, ये डेटा है मेरा। तो इनमें जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो मेरा मोड होगी। मोड इज द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो भाई सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हो रहा है? 5। तो मोड मेरा 5 हो गया, ठीक है। तो ये तो हुआ मेरा रॉ डेटा के लिए। अब डिस्क्रीट के लिए क्या करें? डिस्क्रीट में तो और आसान है, डिस्क्रीट में तो फ्रीक्वेंसी बनी हुई होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी मान लेते हैं 6 है, इसकी 10 है, इसकी 2 है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 3। तो मोड कितना हो गया? 3। चलो ये तो बहुत आसान होगा। अब इंटरवल की बात करते हैं, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, सॉरी 20 से लेके 30, 30 से लेके 40। माउस से देखो लिखा नहीं जाता सही से, मेरे पास वो है क्या कहते हैं, पैड आता नहीं, इससे पेन चला सकते हो। ये 2 है, ये 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसकी बाकी को रेस कर दो। ये मेरा कॉन्टिन्यूअस है। तो भाई मोड क्या होगा? मोड की तो डेफिनेशन है कि भाई सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो मोड होगा। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? 25 इसकी। पर ये मोड भाई तो 20 से 30 है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। ये तो 20 होगा 30 होगा, इसके बीच में भी हो सकता है। तो ये देगा मेरा मॉडल क्लास। जैसे मीडियम क्लास निकली थी
ऐसे ही जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो देगा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास पता चल गया हमें। अब इसमें से 20 में कितना ऐड करूं कि मेरा एग्जैक्ट मोड आ जाए, उसके लिए फॉर्मूला बना दिया, जैसे मीडियन के लिए फॉर्मूला बनाया था। तो सेम फॉर्मूला, इस तरह का एक फॉर्मूला हमारे इसके लिए। तो क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मोड के लिए। अब देखो एग्जाम में वही है ना कि दिमाग हम लोगों का भाई थोड़ा सा तो परेशान रहता ही है, तो हम फॉर्मूले भी गलत लिखाते हैं। पता लगा ये फॉर्मूला याद तो करा था मोड के लिए, लिखा है मीडियन में, तो ये भी ध्यान रखना है। फॉर्मूला उस तरह का ही एल प्लस, यानी क्योंकि आंसर ही हमारा 20 प्लस आना है तो इसलिए एल प्लस आता है फॉर्मूले में। तो एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2 इंटू एच। अब ये F1 F2 क्या है भाई, F0 भी आ रहा है, F1 भी आ रहा है, एल तो समझ में आ रहा है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मोड क्लास, और एच जो है उसकी विड्थ। चलो ठीक, अब ये F1 F2 और देखो। तो F0 अगर मैं इन्हें अरेंज कराऊं, अच्छा ओके, तो F क्या है, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो आपने मॉडल क्लास बनाया उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने यहां बनाई तो ये 10 तो मेरा हो गया F1, तो F0 से पहले आता होगा, ये F0 हो गया, और ये इसके बाद का, तो देखते हैं चलिए। तो F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास थी उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, तो और ये विक। तो आपने क्या करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये तो बन गई मेरी मॉडल क्लास, ये हो गया मेरा F1, ये मेरा हो गया F0, और ये मेरा हो गया F2। फार्मूले में वैल्यू रखो, जैसे कैलकुलेशन मैंने वहां बताई थी ऐसे कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। एल को हम सबसे बाद में ऐड करेंगे, तो ये यहाँ पे फार्मूले से निकाल 36.1। ओके, तो पर तो अब मैं फिर इसकी बात करूं कि भाई इनकी मेरिट मेरिट डीमेरिट क्या है, क्या आसान है करने के लिए, यस या ये तो सबसे इजीएस्ट हो गया है ना, कैलकुलेशन के आसान, समझने के लिए आसान, सब चीज आसान। क्या सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है? नो तो नहीं है तो भाई फ्लक्चुएशन ज्यादा करेगा। इसकी जो मेन ड्रॉबैक है वो क्या है, मेन ड्रॉबैक देखते हैं क्या है। अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरा 2 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 7 है, ये मेरा 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी 10 है, इसकी 10 है, इसकी 2 है, तो मॉडल मेरा मोड क्या होगा भाई? 10 तो फ्रीक्वेंसी है, 5 और 7 के बीच में तो 5 होगा आंसर, या 7 होगा, पर मैं तो नहीं बता पा रहा कौन सा है। 5 भी मेरे लिए तो सही में, तो ये क्या है, इल डिफाइन है यहाँ पे। अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द मोड, तो हम मोड नहीं निकाल पा रहे इस केस, तो ये से बोलते हैं इल डिफाइन। तो उसके लिए अगर ऐसी चीज में फंस जाए तो मोड हम ऐसे निकालते हैं, पहले उसका मीडियन निकाल लो, मीन निकाल लो, और ये फार्मूला लगा दो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो हम मोड निकालते हैं। ठीक है, अब आती है बात इनके यूज की। तीनों आपको समझ आ गया, मीन भी समझ आ गया, मीडियन भी, मोड भी। तो सर मीन लोअर लिमिट का क्या सीन है, मतलब Lower सर limit? लोअर लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे, एक बार बता दीजिए। लोअर लिमिट किस चीज की? एल, हाँ यस सर। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये मेरी मॉडल क्लास बन गई थी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, उसमें जो ये क्लास, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ओके सर। अब तीनों पढ़ लिए, अब कैसे यूज करें भाई इसका? कोई आपको क्वेश्चन दे दिया, अब कैसे यूज करोगे, जिसमें मीन लगाएं, मोड लगाएं, मीडियन लगाएं? तो कुछ काउंटर एग्जांपल्स हैं, काउंटर मतलब जो डेली लाइफ में हम एग्जांपल यूज करते हैं, कि अगर आपको एवरेज साइज चाहिए, एवरेज साइज, एवरेज साइज अगर आपको देखना है तो आप उसके लिए लगाओगे मोड। एवरेज साइज से क्या मतलब है, आप शूज लेने जाते हो मार्केट में, तो जनरली सबसे ज्यादा शूज कौन सा बिकता है, किस नंबर का बिकता है जेंट्स? 7 10 एंड का 8 7 8 सर 7 8 सर 7 8। तो ऐसे किसी में जब एवरेज साइज की बात होती है, अब कंपनी वाला सबसे ज्यादा कौन सा बनाए, 10 बनाए, 5 का बनाए, 7 का बनाए, 8 का बनाए? 7 6 7 सर। अभी आना तो पड़ेगा उनको, भाई बच्चे थोड़ी ना है। बच्चे थोड़े ना यार, 6 कहाँ बनाओगे तुम? तो 7 मेरे 8 बेटे को भी नहीं आता। 7 8 सर, तो 7 7 और 8 8, जनरली 7 8 होता है एवरेज साइज, है ना? वैसे भी ये भी कंट्री वाइज अलग अलग होता है, हर अलग कंट्री में हम जाएंगे, अगर हम साउथ अफ्रीका में चले जाए तो शायद वहाँ के पैर लोगों के बड़े होते होंगे,
तो ऐसे ही ये अगर हम हिल स्टेशन पे चले जाएं तो वहाँ के पैर छोटे होते होंगे, तो ये डिपेंड भी करता है कि आप किस रीजन की बात कर रहे हो। तो जनरली हम मान लेते हैं इंडिया में, चलो 7 नंबर मान लो। तो जब सबसे ज्यादा 7 सेल होता है तो कंपनी भाई 5 क्यों बनाएगी, 3 क्यों बनाएगी, ज्यादा वो तो कम बनाएगी। तो ऐसे केस में हम अगर मीन निकालेंगे तो हो सकता है मीन आ जाए आपका 5, तो मीन तो आंसर नहीं दे रहा, कंपनी वाली तो वो बनाएगी तो सबसे ज्यादा बिके, तो इस केस में हमें मोड निकालना पड़ेगा। तो जब भी एवरेज साइज की बात होती है तो हम मोड निकालते हैं। तो जैसे एवरेज साइज ऑफ शर्ट का भी एवरेज साइज होता है, जब आप रेडीमेड शर्ट खरीदते हो 38 भी होता है, 40 भी होता है, 42 भी होता है, 45 भी होता है, लार्ज, मीडियम और डबल एक्सएल ये सब आप देखते ही मार्केट में जाते होंगे। तो वहां Yes, भी जो एवरेज साइज है कंपनी उसी को सबसे ज्यादा बनाती है। जो साइज हमारा जो मोड यानी जो सबसे ज्यादा बिकता है कंपनी उसी को सबसे ज्यादा बिकने का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो गई, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो गई मतलब वो मोड हो गया। तो ऐसी चीजों में मोड निकालना चाहिए। दूसरा क्या है, मीडियन का यूज करेंगे। मीडियन भाई अगर एक्सट्रीम डेटा में एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, मतलब कोई बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन, तो आप मीडियन निकाल सकते हो, मोड भी, दोनों आंसर बढ़िया देंगे। पर अगर डेटा हमारा न्यूमेरिकल नहीं है, डेटा न्यूमेरिकल नहीं है मतलब डेटा मेरा तो ए है, ए प्लस है किसी बच्चे के ग्रेड, किसी का बी है, किसी का बी प्लस आ गया, किसी का सी आ गया, ये ग्रेड्स हैं मेरे पास, तो मैं इसका मीन निकाल सकता हूँ क्या, बताएं? नो। मोड निकाल सकता हूँ? यस सर। मोड निकाल सकते हो। और मीडियन निकाल सकता हूँ क्या? यस नो? यस निकाल सकते हैं। अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में। तो ए सबसे बढ़िया, नहीं सॉरी, सी सबसे बेकार, फिर बी प्लस, फिर ए प्लस, तो मेरा मीडियन आ गया। तो यानी अगर डेटा आपका, ये कौन सा डेटा था, ऑर्डिनल डेटा, अगर ऑर्डिनल डेटा है तो आप मीडियन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपका डेटा नॉमिनल है, खाली काउंट कर रहा है, तो आप मोड निकाल सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे मान लीजिए मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, एवरेज देखना है कि मेल मेल फीमेल फीमेल फीमेल, अब एवरेज पूछ रहा है, इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या करें, ऐड करें क्या, ऐड तो नहीं होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा सकते हैं। तो काउंट कर लो फ्रीक्वेंसी भाई, एम की 2 है, एफ की कितनी है, फीमेल कितनी है, 3 है, तो मेरा किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फीमेल की, यानी जो मेरा एवरेज होगा यानी मोड जो है वो 3 होगा। तो नॉमिनल डेटा के लिए हम ये निकाल सकते हैं, मोड यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनल डेटा के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। पर आपसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि आप इसके लिए सुटेबल एवरेज निकालो, ये मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कहीं कोई आपसे लाइफ में पूछे कि भाई इस डेटा हम कौन सा निकाल सकते हैं, तो आप बता सकते हैं। चलो अब हम देते हैं नेक्स्ट, टाइम हो गया 12:05 अभी तक टाइम है हमारे पास। तो एक न्यूमेरिकल करें, बताओ अगर आपको लग रहा है न्यूमेरिकल करना तो न्यूमेरिकल कराओ। यस सर, समझ में आ रहा है? सर नहीं सर, एक कर दीजिए सर ना। तो ये करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये करते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है एक दो बार, ये थोड़ा सा मतलब डेटा को अच्छा ये बताओ, जैसे अभी हमने कंबाइंड मीन पढ़ा था, तो कंबाइंड मीन में हमारी मान लो x2 बार नहीं दिया, तो आपको पता चल गया कि कौन सा फार्मूला लगाना, कंबाइंड मीन का निकालना है, क्योंकि कंबाइंड मीन दिया हुआ था। तो ऐसे कुछ यहाँ पे एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो, ये डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60 टोटल। फ्रीक्वेंसी दे दी, ये यहाँ लगा दे क्वेश्चन मार्क, ये फ्रीक्वेंसी नहीं पता मैं क्या है। यू आर टोल्ड दैट द मीडियन वैल्यू इतना, तो यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे इसमें, मीन वाला लगाओगे, मीडियन वाला, कौन सा, मीडियम तो मीडियन दिया हो तो मीडियन लगाओगे नेचुरली। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मतलब आपको डेटा ना देके मीडियन दे दिया और फ्रीक्वेंसी पूछ ली, मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसको हम किस तरह से करें। तो ठीक है, तो भाई मीडियन दिया हुआ है, केस कौन सा है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, रॉ, कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस का फार्मूला पता है आपको, मीडियन का क्या है, मीडियन का फार्मूला कंटिन्यूअस का, L+N/2 माइनस L प्लस N/2, वेरी गुड, माइनस, सॉरी W लग रहा है भाई, मिटाओ इसको, N/2 माइनस C डिवाइड बाय F into H। H, ये मीडियन का फार्मूला है, इधर मीडियन है। तो भाई मैं क्या करूं, पहले क्यूमुलेटिव बना लूं, इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, या f1 f2 मान लो, आते हैं भाई, इसको x मान लो, इसको y मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें तो मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ,
तो चलिए कैसे करें, यस। तो ये मेरा डेटा था, तो ये है मेरा, यस कितना है 10 से 20, चलो 20 से 30, ठीक है भाई, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। फ्रीक्वेंसी बोलो भाई। कितनी है? 12 12, 30। 30 से क्वेश्चन 0 मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में आपको क्या मानूं? फ्रीक्वेंसी मान लें, इसी कुछ एक्स मान लिया। एक्स नेक्स्ट 65 65 वाई x वाई वाई दोनों का एक्स मान सकते हैं। वाई वाई That's fine. x1 मान लेंगे सर ना, तो एक्स मान हाँ। वेरी गुड। चलो टोटल कितना दिया हुआ भाई? 229। 290। अब मीडियन के लिए तो प्रॉब्लम है कि क्यूमुलेटिव बनानी पड़ेगी, तो क्यूमुलेटिव बनाओ। बोलो 12 42 42 प्लस 42 plus x. अच्छा ये बताओ कितनी चीज मिस है? हाँ जी, कितनी चीजें मिस हैं जो फाइंड आउट करनी है? तो कितनी इक्वेशन चाहिएगी? तो 2 इक्वेशन चाहिए। चलो एक समेशन ऐसे आ जाएगी। हाँ वेरी गुड। 42 प्लस 65 कितने हो गए? 107 चलो प्लस एक्स तो चलता रहेगा, प्लस एक्स चलता रहेगा, फिर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स फिर प्लस वाई 132 132 चलो फिर 150। 150। तो एक तो ये इक्वेशन बन गई भाई। टोटल तो 229 था और हमारा आ रहा है 150। एक्स प्लस 150 प्लस एक्स प्लस वाई वाई इज इक्वल टू 229। तो एक इक्वेशन तो इससे बन गई। अब दूसरा दिया हुआ है मीडियन दिया हुआ है। अब मीडियन के लिए तो मीडियन क्लास चाहिए। अब मीडियन क्लास ढूंढो भाई, क्या होगी? n/2 निकालो, तो n है 229 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया भाई? तो मीडियन तो गिवन है, उससे ही आ जाएगी मीडियन क्लास तो। यस बस ये पॉइंट यहीं पे था, आपने बता दिया। ये वैसे अगर हम ढूंढेंगे तो ढूंढ के देखें कितनी आई 1 ये कितना आया 4.5। ढूंढो कहाँ है 4.5। तो ये छोटा है, ये छोटा है। अब x की वैल्यू नहीं पता कितनी है, क्या पता इसकी वैल्यू हम हमारी 100 हो, फिर तो हमारी ये मीडियम क्लास हो जाएगी। क्या पता इसकी वैल्यू 20 हो, तो मीडियम क्लास अगले बैठेगी। तो यहाँ पे हम मीडियम क्लास नहीं निकाल पा रहे, पर हमें मीडियम दिया हुआ है। और आपको मैंने बताया था जिसमें जो वैल्यू है वो उसी इंटरवल में लाई करेगी। ये 46 है, तो यानी मीडियम क्लास कितनी होगी? 40 to 50 होगी। तो यहाँ बस ये एक टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पे, और कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। ये मीडियम क्लास हम नहीं ढूंढ पाते। तो मीडियम क्लास क्योंकि 46 है, तो मीडियम तो यानी इसके अंदर ही है। 46 तो कहाँ लाई करेगा? 40 और 50 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये मेरा मीडियम क्लास है। तो अब तो आपको एल भी पता चल गया, ये एफ पता चल गया, ये सी पता चल गया, ये हो गया हमारा काम। बस वैल्यू को टक कर दो, एक इक्वेशन यहाँ बन जाएगी, एक इक्वेशन यहाँ बन जाएगी। अब देखो ये आंसर आया, एक्स का वैल्यू ही आई 33.5, पर एक्स तो हमारे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो पॉइंट्स में होती नहीं है, तो हमने इसको 34 ले लिया ऐसा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आया हुआ है। थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल किस सेंस में है? ये चीजें सिंपल नहीं करी, उसे थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। ये मीडियन दे दिया भाई, अब फ्रीक्वेंसी बताओ। तो आप इसको भी एग्जाम में करके जाएं, इसके चांस जो है वो 30%। ये एग्जाम में 30% चांस है कि आएगा। सर कितनी बार आई है सर ये? एक या दो बार आया है, ओके सर। करके जाओ। एक दो बार आया तो मतलब भाई क्या पता इस बार ही हमारी किस्मत में लिखा हो। सेम क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, जो इसमें लिखा है वही, डेटा भी बदला हुआ नहीं आता। और थोड़ी सी काउंटिंग चेंज कर देंगे सर। बस मुश्किल से। हार्मोनिक मीन और वेटेड हार्मोनिक मीन ये आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं इनको डिलीट कर दूं क्या? चलो, ये हार्मोनिक मीन मैंने इसलिए बता रखा है क्योंकि कभी कभी आप आगे फ्यूचर में कंपटीशन में बैठोगे तो आपको ये यूज आएगा। हार्मोनिक मीन जनरली यूज होता है एवरेज स्पीड के लिए। अब मान लीजिए मैं घर से आया, मुझे यूनिवर्सिटी आना था, तो पहले तो मैं पैदल चला क्योंकि मेरे घर के बाहर तो ऑटो मिलता नहीं है। फिर मैंने ऑटो लिया, फिर मैं मेट्रो से गया, फिर मैं उतरा मेट्रो से, फिर मैंने ऑटो लिया, फिर मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा। तो मैं डिफरेंट डिस्टेंस जो है वो अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा हूँ। पहले मैं पैदल चला, मान लीजिए मैं 1 किलोमीटर पैदल चला, तो मेरी स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर या 5 किलोमीटर पर आवर।
फिर मेट्रो चला, उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। फिर मैं ऑटो से चला, उसकी थी 20 किलोमीटर पर आवर। फिर मैं पैदल चला। तो यानी अगर डिफरेंट स्पीड, अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो तो हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं, और हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है वो n/1/x1 1/x2 1/x1 होता है। ठीक है, तो बस ये हार्मोनिक मीन इतना ही समझ लो आप, बाकी क्योंकि आपके हिसाब का नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब आता है ये एग्जांपल आपने खुद करना है। इन ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग है एंड इट्स मीन इज इतना। इस बार मीन दे दिया तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, मीन का कि मीडियन का? मीन का सर। मीन का लगाओगे। तो इसे आप ट्राई करना अपने आप कैसे करोगे। तो कर रखा है मैंने भाई, कर रखा है तो ठीक है, आप कर लीजिएगा। ये डेटा दे दिया है, फाइंड मीन मीडियन मोड, ये आपको करना है अपनी कॉपी में। और जो आप वो क्वेश्चन शुरू से करते गए हो ना, कि पहले उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया कॉन्टिन्यूअस, फिर उसका आपने ओजाई बनाया, हिस्टोग्राम बनाया, अब उसी क्वेश्चन का आपने मीन मीडियन मोड तीनों निकालने हैं, और एक न्यूमेरिकल आपके लिए ये होगा। तो आपने दो ये करेंगे। ओके, बस आज हम इतना ही पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी कब है ना? मीन मीडियन मोड आपने मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है। मीन मीडियन मोड को छोड़ने नहीं। अभी हमने मीन मीडियन मोड पढ़ लिया, हिस्टोग्राम पढ़ लिया, ओजाई पढ़ लिया। हेलो 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 सर। हाँ जी बताएं। सर मीन मीडियम मोड का ये कंपल्सन क्वेश्चन एक आना? नहीं, दो बस। देखो आने को तो 5 मार्क्स का आ सकता है, पर मिनिमम 2 मार्क्स का आएगा। मिनिमम 2 मार्क्स का। ऐसा है, एक ही क्वेश्चन में क्या करता है, वो मीन भी पूछ लेता है, और आगे पढ़ोगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी पूछ लेता है 5 मार्क्स में। तो मीन तो 2 ही मार्क्स का हुआ ना उसमें, उस केस में। तो मिनिमम 2 मार्क्स तो आएगा ही आएगा, 5 का भी आ सकता है। अब तक कुल मिला के अगर मैं बात करूं, आपका 5 मार्क्स का तो कंपलसरी 100% हो ही गया है, चाहे उसके लिए ओजाई हो, हिस्टोग्राम हो या मीन हो। इसमें से 5 मार्क्स का तो 100% आएगा। पर भाई ये तो है भाई, इतना सारा पढ़ लिया अब तक 5 मार्क्स का आया, पर जब तक ये नहीं सीखोगे अगली चीज कैसे आएगी? इसलिए ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपने। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए तो आज इतने लेते हैं, बहुत ज्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अभी आप ज्यादा पढ़ाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। सर बाउंस करने लगेगा। अच्छा, ये आप लोगों ने बताया, आपने, मैंने कर लिया, मैंने अभी देखूंगा किस किस का आया मेरे पास। जिसने नहीं किया, अभी आपके पास टाइम है, 8 दिन है। आप जो क्वेश्चन मैंने दिए उनको कर लो। देखो अभी प्रैक्टिस करते चलोगे तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाएगा अपने आप। अब आपने नहीं करा, अगला पिछले में अगले वाले में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी अब मीन की, फिर दोबारा फिर तो आपसे मीन निकालना ही नहीं आएगा, फिर अगले वाला कैसे समझ में आएगा भाई? तो इसलिए इसको आप यहाँ तक बिल्कुल पक्का कर लो। ठीक है, 8 दिन